हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। हर दिन की तरह एक नई शुरुआत करते हुए हम लोग आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हैं। आशा करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन हमारे सही होंगे। और बाद में क्या करेंगे, बाद में आपके कितने नंबर आए ना उसको हम कमेंट करेंगे कि कितने नंबर हमारे सही हुए और कितने नंबर हमारे गलत हुए। उनमें से हम ध्यान देंगे और उनमें से क्वेश्चन को हम जो गलत हुए हैं ना उनको एक बार फिर से इसी वीडियो को फिर से प्ले करके आगे बढ़ा करके जो जो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है ना उसको रोक करके सही करके तब हम आगे अपने दूसरे काम को करेंगे। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, करने की इसको कोशिश करिए। ये कैसे होगा, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है। प्रश्न चिन्ह के उस विकल्प को स्थापित कीजिए जो प्रथम युग से लागू तर्क का अनुसरण करता है। लायन का, कैप, हॉर्स का क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखते हैं, कैसे करेंगे। लायन है, लायन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। उसी तरह हॉर्स है तो हॉर्स के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, फोल बोलेंगे। लैम तो बोलेंगे नहीं, किटन बोलेंगे नहीं, पप्पी बोलेंगे नहीं। और यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन बन चुका है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, बिल्कुल मैंने सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हमने लिया हुआ है जिससे कि आपको थोड़ी पुराने क्वेश्चन से हमको जानकारी मिल सके कि दूसरा नया क्वेश्चन कैसा है। बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। कैसे, पिग, पिग दिया हुआ है, पिग के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। प्लेटिपस, प्लेटिपस के बच्चे को क्या कहते हैं, प्लेटिपप। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बिल्कुल हमने पुराने क्वेश्चन की ही तरह लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा सीरीज से कह रहा है। सीरीज में आपको दे दिया गया है और सीरीज को क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज धीमे धीमे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें या तो प्लस या तो माइनस हुआ होगा। लेकिन अगर सीरीज एकदम से बढ़ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, और एकदम से घट रही है सीरीज तो उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होगा। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। करिए, आपके पास थोड़ा सा टाइम है। हाँ, अगर आंसर आ जाते हैं तो आप बताइए कि कैसे, कितने क्या आंसर आए, किसका क्या आंसर आ रहा है। सही आंसर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे करते हैं। हम सबसे पहले 967 से हम इधर की तरफ कैसे गए, 967 से हम 875 तक कैसे गए, 875 से हम इधर की तरफ कैसे गए, फिर इधर से इधर की तरफ कैसे गए, और फिर इधर से इधर की तरफ कैसे गए। फिर अगला टर्म हमारा कौन सा आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम क्या करते हैं, हर बार हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं साइड में। लिखने से क्या होता है कि हमारा दिमाग लिखने टाइम ही थोड़ा सा कैच करने लगता है कि हमने उसको कैसे किया था। जैसे आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ना आ रहा हो तो आप सबसे पहले थोड़ा सा उसको लिखिएगा। लिखने से आपको, सीरीज वाले की बात कर रहा हूं, जैसे आप थोड़ा सा लिखेंगे आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में क्या होने की संभावना है। ठीक है, जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों को माइनस करने से हमारा कौन सा आंसर आता है। इन दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे 5 और 7, 5 चला गया, 2 बचा, 92। बिल्कुल सही आंसर हमारा 92 आ गया। हमने क्या किया, माइनस किया, इसलिए हमने कौन सा सिंबल लगा दिया, हमने माइनस का सिंबल लगा दिया। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमने ऐसे जैसे माइनस किया, 15 8 या कितनी हो जाए, -87। ठीक है, क्या किया हमने, -87 किया इसमें। अब अगले टर्म में हम क्या करेंगे, वैसे ही हम निकालेंगे कि अगले टर्म में हम क्या करेंगे। अगले टर्म में हमने 8 और 6 2 8, 82।
अगले टर्म में हमने फिर माइनस किया जिससे हमारी सीरीज ये आ गई। अब अगले टर्म में हम क्या करेंगे, अगले टर्म में हम फिर को माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, 16 और ये चला गया तो 77 -77 आ गया। अब अगले टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगले टर्म में यहां से हम यहां तक गए तो हमें पता चला कि हमने क्या किया, बिल्कुल सही काम किया, लेकिन माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा। क्यों, प्लस और माइनस मिला करके कितना होता है, माइनस। अगले में हमने क्या किया, 5, फिर क्या किया था, माइनस नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लस। जब माइनस और प्लस माइनस होता है तो कितना होता है, माइनस होता है। फिर हमने क्या किया, 5 और कर दिया, ठीक है। जब 5 ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 77 से हो गया। फिर अगला हमको 5 फिर ऐड करना है, क्या करना है, 5 फिर ऐड करना है। तो जैसे ही हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा और वो माइनस का होगा। जब हम इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए आप खुद ही जान जाइए। यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे जैसे हर बार की तरह करते हैं। 9 में 2 गया, 7 तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन में आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 12 में से 7 चले गए, कितने बचे, 577, नहीं 12 में से 7 चले गए, 557 क्या हुआ, 557। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 557 के लिए, बिल्कुल यही एक ऑप्शन दिख रहा है 557 के लिए, बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन दिख रहा है। बिल्कुल समझ गए आप लोग, हाँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बिल्कुल उसी तरह के दे रखा है कि बिल्कुल आपको पहले जैसा ही पैटर्न में एक क्वेश्चन और मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप समझ ना पाए हो, इसलिए ये कर रही है। एक बार देखिए इसमें क्या होता है और कैसे करेंगे, इसको ध्यान देंगे। $976, $879, $742, $565, $348। अगला टर्म कौन सा आएगा, क्या आएगा, अगला टर्म कौन सा आएगा। जैसे ही हम इसको फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 97 आएगा माइनस का, ठीक है। कितना आएगा, 97 आएगा। जैसे ही हम 879 में से 72 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -137 आएगा। क्या आएगा, -37 आएगा। उसी तरह हम अगले टर्म में भी जैसे ही माइनस करेंगे कितना आएगा, आप सभी बता सकते हैं कि जैसे ही हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -147 आएगा। कितना आएगा, 147 आएगा। और जैसे ही हम अगले टर्म में फिर माइनस करेंगे कितना आएगा, 217। कितना आएगा, 217। कितना आएगा, 217। कितना आएगा, 217। समझ गए। अब अगले टर्म में हमें क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से हमको फाइंड करना है कि अगला टर्म हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला टर्म जैसे ही हम यहां से यहां तक गए, क्या गए, यहां से यहां तक गए, हमने देखा कि अगले टर्म में क्या हो रहा है, हम अगले टर्म में +40 हो रहा है। क्या हो रहा है, 40, 7 7 9 और 4 13। अगले टर्म में क्या हो रहा है, +40 हो रहा है। क्या हो रहा है, +40 हो रहा है। फिर जस्ट अगले टर्म में क्या हो रहा है, +40 हो रहा है। क्या हो रहा है, +40 हो रहा है। फिर अगले टर्म में आने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा। जैसे ही हम 40 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -257। कितना आ जाएगा, -257। अब जैसे ही हम -257 क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो हमें कितना वैल्यू मिल जाएगा, -257 घटाएंगे तो हमें 91 की वैल्यू मिल जाएगी। और 91 की इस ऑप्शन में है,
बिल्कुल एक ही ऑप्शन में है, बिल्कुल एक ही हमारा सही आंसर निकलेगा। आप कहेंगे कि सर आपने 91 कैसे लिख दिया, तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा 8 में से 7 को माइनस कर दिए, जैसे ही 1 आया हमने देखा 1 किस में है, तो हमने बिना कहे और बिना सोचे 91 को हमने लिख दिया। समझ गए आप, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। इसको करने से पहले हम 3-4 चीजें ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं, ये देखिए। पहले तो स्टेटमेंट को हमको पढ़ना नहीं है, स्टेटमेंट को हमको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है रू का प्रयोग किस शब्द के लिए हुआ है, हमें वो जानना है। अब दूसरा क्या हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम ऑप्शन पे निगाह डाल देंगे। स्पाइसी है, ईट है, टेस्टी है और डिश है। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। तीसरा काम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, देखेंगे रू शब्द कहां हमको मिल रहा है। तो रू शब्द हमको यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला, यहां मिला। हमारा स्टेटमेंट का जवाब इसी से ही निकलेगा। ठीक है, अगला क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब हम इनमें से इन दोनों को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे कि अगर इन दोनों को क्रॉस कर ले गए तो इनमें से जो बचा वर्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। की और वाह, की और वाह कहां पर मिल रहा है, तो की भाई साहब हमको यहां मिल रहा है, की यहां पर मिल रहा है। तो इन दोनों में एक कॉमन वर्ड क्या मिलेगा, ईट स्पाइसी डिश, टेस्टी इंडियन डिश। तो डिश डिश कट गया, की कट गया, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे नहीं, अगले टर्म में हम बढ़ेंगे। अगले टर्म में कैसे बढ़ेंगे, ईट और स्पाइसी 2 है, यहाँ वी और रू है 2 है। ठीक है, वाह और रू। ईट और स्पाइसी में हम फिर ध्यान देंगे, ईट और स्पाइसी ऊपर क्या दिया हुआ है, ईट टेस्टी फूड, और यहाँ पर वाह हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ईट यहाँ पर भी कैंसिल, ईट यहाँ पर भी कैंसिल, हमारे पास स्पाइसी बचा। स्पाइसी केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा निकल आएगा, स्पाइसी निकल आएगा, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। बहुत ही आसान तरीके से इसने इस कोड को दे रखा है। निश्चित कोड को ऐड को AA के रूप में लिखा जाता है, तो INN को किस कोड में लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने क्या किया है देखिएगा, जैसे ये ऐट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐट लिखा हुआ है, तो ए को इसने डबल बार लिख दिया। क्या लिख दिया, ए को डबल बार लिख दिया। टी को इसने क्या किया, डबल टी लिख दिया। तो अब समझ में आया कि ए डबल टी कहां से आया, बिल्कुल सर। उसी तरह आई और एन को कैसे लिखेंगे, आई को हमने डबल बार लिख दिया। क्या किया, आई को हमने डबल बार लिख दिया, एन को हमने डबल बार लिख दिया। क्या किया, डबल आई डबल एन केवल एक ही ऑप्शन में है, बिल्कुल यही हमारा सही आंसर निकल जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने एक बहुत आसान क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को हम फिर करेंगे। करने के लिए हमारे पास काफी वक्त है। वीडियो रोक करके आप हर एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कैसे कैसे करना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सब क्वेश्चन लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितने भी कर रहे हैं उसमें सही कितने कर रहे हैं और गलत वालों का एनालिसिस कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्या करते हैं कि यदि येलो को इस रूप में लिखा जाता है तो पोएट्री को किस रूप में लिखा जाएगा। इसने क्या किया है, येलो को उल्टा लिख दिया है। क्या लिख दिया है, येलो को उल्टा करके लिख दिया है। तो हम उसी पोएट्री को कैसे लिखेंगे, तुमने हमारा येलो उल्टा किया तो मैं तुम्हारा पोएट्री को उल्टा कर दूंगा। बिल्कुल हमने इसको उल्टा कर दिया। देखो यहाँ अपोजिट में पी आना चाहिए तो पी यहाँ नहीं है, पी यहाँ नहीं है, पी यहाँ नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है। बिना देखे समझे हम केवल ए को टिक कर देंगे और यही हमारा सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में इसने हमको एक कोड दे दिया हुआ है और इस कोड से हमें पूछ लिया ग्रैंट को अगर इसने ऐसे लिख दिया तो रफ को ये कैसे लिखेगा। बहुत आसान तरीके से है, बस केवल लक आपको हार्ड रहा है। देखिएगा कैसे करेंगे, GRANT। अगला कोड TIZMG। ठीक है, रफ को कैसे लिखेंगे, ROUGH। ठीक है,
अब देखिएगा इसने क्या किया, कुछ आपको कुछ याद आ रहा है क्या सर? कैसे? हमने ABCD पढ़ी है तो अपोजिट भी पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। G का अपोजिट क्या होता है? T। क्या होता है? G का अपोजिट T होता है। R का अपोजिट क्या होता है? R का अपोजिट I होता है। A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है। N का अपोजिट क्या होता है? M होता है। उसी तरह जब T का अपोजिट G है, G का अपोजिट T होगा, तो बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा लेटर निकल रहा है जो बिल्कुल अलग है। ठीक है, कैसे करेंगे? या तो मैं पहला लेटर देख लूं IVNS, ये सब डिफरेंट है, या तो मैं लास्ट के लेटर में आ जाऊं SLXK। इन दोनों में से हम कोई भी एक लेटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, R का अपोजिट देख लिया। R का अपोजिट क्या है? I। तो I किसी ऑप्शन में नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में है A लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड रैंकिंग से। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा अपने पाथ से आपको हटाएगा कि नहीं भाई मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हूँ, आप मुझे नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। बहुत ही साइलेंट मोड से आपको इसका आंसर देना है। आइए देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है? ऑप्शन दिए हुए हैं 14, 17, 15 और 11 किलोमीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको कई तरीके से इसको बता सकता हूं, लेकिन हम अपना केवल एक बेसिक रूल ही लगाएंगे और वही हमारा बेसिक रूल सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्या करेंगे, एक आदमी, यहां पर एक आदमी मान लो है, वो क्या करता है, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर हमने उसको 12 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल सही काम किया। फिर वो दाएं मुड़ता है, हमने आपको दाएं मुड़ने की कंडीशन बताई थी, दाएं और बाएं। ठीक है, कैसे करेंगे, पश्चिम की ओर मुड़ता है और दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर वो 16 किलोमीटर चलता है। बिल्कुल हमने उसको दाएं मुड़ा दिया और उसको 16 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल अच्छा काम किए। अब वह शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर क्या करता है, शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है और अपने गंतव्य तक पहुंचता है। तो शुरुआती बिंदु क्या है, ये है, बिल्कुल ये है। इसकी ओर वह 6 किलोमीटर चल जाता है। कितना किलोमीटर चल जाता है? 6 किलोमीटर। तो हमसे पूछ दिया कि वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है। उसने हमसे पूछ दिया कि वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है। उसने यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ दिया कि ये डिस्टेंस कितनी है। क्या पूछ दिया? यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ दिया कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है। सिंपल सा हमारे पास एक बहुत अच्छा रूल है, क्या है, जिसका हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये हाइपोटेनस हो गया तो h का स्क्वायर लिखेंगे। ये कितना हो गया? 16 हो गया। ये 12 हो गया। 16 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 12 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, h का स्क्वायर 256 प्लस 144, इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे 400 आएगा। 400 h स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी तरह h की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 20। हमें ये वैल्यू पूरी निकल आई, कितनी है? 20। कितनी है? 20। और 20 - 6 कर देंगे। 20 - 6 कितना हो गया? बहुत आसान, 14 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है। 14 किलोमीटर हमारा सही आंसर निकल आएगा। समझ गए? अब 6 माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये 6 किलोमीटर इधर ही चल चुका है। क्या कर चुका है? 6 किलोमीटर इधर ही चल चुका है, इसलिए हमने 6 को माइनस कर दिया। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। एक लड़का कहाँ है? बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ये बिंदु ए से है, चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, और एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है
और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है, तो बी और बी तक पहुंचता है, ए बी से कितनी दूर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है। अपना वही बेसिक रूल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला दिया हमने, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, हमने बाएं मुड़ा दिया और 7 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल सही काम किया। अब क्या करता है, एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल जैसा जैसा कह रहा हम वैसा ही करते चले जाएंगे। फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर हमने 3 किलोमीटर चला दिया, जैसे उसने कहा कर दिया। बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा दिया और 3 किलोमीटर चला दिया, ये बाएं हो गया, ये 3 किलोमीटर चला दिया। दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा दिया और 4 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल सही काम किए। ये बिल्कुल 4 यहां पर आ गया, क्योंकि ये 3 ये 4 टोटल 7 हो गया, ठीक है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह कहां मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वो इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, ये यहां तक 5 किलोमीटर चला, कितना चला 5 किलोमीटर, लेकिन 3 तो ये चल चुका था, 2 और चल गया 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 3 हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। 3 2 5, 5 हमने चला दिया। अब ए पॉइंट है, बी से कितनी दूर है, ठीक है। ए पॉइंट ये है, पहले हमने ए पॉइंट चला था, और बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट बी से कितनी दूर है, तो ये यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 2 है, कितनी है 2 है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, एक बार फिर समझते हैं। एक लड़का पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, बिल्कुल हमने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला दिया यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, बाएं हमने मुड़ा दिया और 7 किलोमीटर चला दिया, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चला दिए, फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर और दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, अंत में वह दाईं ओर फिर 5 किलोमीटर मुड़ा देते हैं, बिल्कुल हमारा सही आंसर 2 किलोमीटर आ जाएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यही, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बिल्कुल आ चुका है और यही है क्वेश्चन। पढ़ेंगे क्या है, क्यू आर की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी एस है, पी एस का दामाद है, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध है। बिल्कुल क्या करेंगे, ट्री हम फॉर्म करेंगे, कैसे, जैसे जैसे वो बोल रहा है। क्यू जो है आर की इकलौती बेटी है, तो आर बना दिए, आर की बेटी बना दिए, बेटी लिख दिए, माइनस लिख दिए, ठीक है। इकलौती बेटी है, जिसकी पत्नी, हमने कहा था जो और जिसका और जिसके आए वो बाद वाले के लिए होता है, तो आर की पत्नी कौन है, आर की पत्नी एस, एस है, बिल्कुल ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। अब पी जो है एस का दामाद है, पी जो है एस का दामाद है, तो आर की इकलौती बेटी क्यू थी, बिल्कुल सही, तो एस का दामाद क्यू का पति होगा, क्या होगा, क्यू का पति होगा, कौन होगा, एस का दामाद, और एस का दामाद कौन है, पी है, बिल्कुल सही बात है। पी की बेटी का टी एस से क्या संबंध है, तो पी की भी एक बेटी है, पी की भी एक बेटी है, कौन है, बेटी कौन है, उसका नाम क्या है, टी। अब पूछ रहा है टी का एस से क्या संबंध है, एस की नजरों से देखेंगे, एस की नजरों से देखेंगे, क्या करेंगे, एस की नजरों से देखेंगे टी कौन है। अच्छा बिल्कुल सही बात है, कैसे, ध्यान देंगे, ये एस हो गए, एस की तरफ से जैसे ही हम इधर टी की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, दामाद, दामाद की बेटी, तो ये क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर, क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर। जैसे
इधर भी देख सकते हैं, जैसे दामाद बेटी से रिलेशन ना निकल रहा हो तो दामाद से बेटी, बेटी की बेटी, ग्रैंड डॉटर, बिल्कुल ऑप्शन डी निकल आएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है, फैमिली ट्री से ही इसको बनाएंगे। फैमिली ट्री से बनाने के बाद इक्वेशन में हमको केवल जो जो पॉइंट दे रखा है बस उनकी वैल्यू रखते चले जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं फिर से, आइए देखते हैं, करते हैं। A@b का मतलब है ए बी की माँ है, A#b का मतलब है ए बी का पिता है, $b का मतलब है ए बी का भाई है, और %ab का मतलब है ए बी की बहन है। तो समीकरण इसमें वैल्यू रखने पर p का s से क्या संबंध आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करेंगे, कैसे करेंगे? R@s, R@s मतलब a जो है b की माँ, तो b की माँ s की माँ r, बिल्कुल बना दिए। Q हैज r, Q हैज r, Q हैज r, a जो है b का पति, b का पति, r का पति कौन हो गया? Q हो गया। यहां तक कर लिया। P%Q, a b की बहन है तो b की बहन, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा बन चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब P का S से क्या संबंध है? क्या करेंगे? P का S से क्या संबंध है? S की नजरों से P कौन है? S की नजरों से P कौन है? इनका रिलेशन फाइंड करेंगे। समझ गए? बिल्कुल आसान तरीके से इनका क्या करेंगे? इनका रिलेशन फाइंड करेंगे कि इनका रिलेशन क्या होता है। अच्छा देखेंगे, ये माँ है, क्या है? माँ है। माँ से ये बेटी है, बेटी से क्या हुई? माँ हुई। माँ के ये पति हैं तो ये पिताजी हुए, पिताजी की ये बहन हो गई, क्या हो गई? बहन हो गई। तो ये क्या हुई? बुआ जी हो गई। और बुआ जी के लिए एक ही ऑप्शन है, ग्रैंड आंट। क्या है? एक ही ऑप्शन क्या है? ग्रैंड आंट। समझ गए? बुआ जी के लिए क्या एक ही ऑप्शन है? ग्रैंड आंट। समझ गए? अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फिर वही है, अगर एक वर्णमाला में ए से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे छोटे अक्षर को लिखा जाता है और बाकी इसके सभी बड़े अक्षरों को लिखा जाता है, तो दिए गए शब्द इवैक्यूएशन को कैसे लिखेंगे? ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें बोल दिया है ए से शुरू होने वाले दूसरे छोटे अक्षर को लिखा जाता है, मतलब ए, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, इनको क्या लिखा जाता है? छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, छोटे अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, बी, डी, एफ, इनको क्या लिखा जाता है? बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब हमने क्या जाना? 1, 3, 5, 1, 3, 5 को हम छोटे अक्षरों में लिखेंगे, 2, 4, 6 को बड़े अक्षरों में लिखेंगे। बिल्कुल सर सही बात है, ऐसा ही हम करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे कैसे। ई कितने में आता है? 5 में आता है। कितने में आता है? 5 में आता है। ठीक है, ई किस में आता है? 5 में आता है। बिल्कुल, ई छोटा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे? एन, एन किस में आता है? एन किस में आता है? एन 14 में आता है। ठीक है, अगर 14 में आता है तो 14 में हमें ऑड नंबर मिल रहा है तो ऑड नंबर के हिसाब से बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सर सही बात है, ये ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे? टी कितने पे आता है? टी 20 पे आता है। कितने पे आता है? टी 20 पे आता है। 20 मतलब बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो इसमें टी छोटा है, हम इसको काट देंगे। बिल्कुल सही बात है। अगले पे देखेंगे, अगले में हम क्या दिख रहा है? हमें केवल यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यू दिख रहा है। अगले में क्या दिख रहा है? यू दिख रहा है, और यू से ही हम आंसर निकाल लेंगे।
टी के बाद क्या आता है, यू आता है। T20 पे तो यू कितने पे आता है, 21 पे। 21 का अक्षर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा वाला यू नहीं दिखेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर निकल आएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन में फिर आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर यही है, नहीं दिख रहा है आपको तो हम दिखा देते हैं। ये म्यूजिशियन, कुछ वेन डायग्राम है संगीतकारों को दर्शाती है जो ना तो गायक हैं और ना ही नर्तक हैं। इस वेन डायग्राम में जो ना गायक हैं और ना ही नर्तक हैं, ये संगीतकार हो गए। क्या हो गए, ये कौन हो गए, गायक। ये कौन हो गए, नर्तक। आपके सामने आ चुके हैं। अब इसमें से वो फाइंड करना है जो ना तो गायक हैं और ना ही नर्तक हैं। मतलब गायक का पूरा बॉक्स हटा देना है। क्या कर देंगे, गायक का पूरा बॉक्स हटा देंगे और नर्तक का पूरा बॉक्स क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, 5। और 5 क्या ऑप्शन में दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी फॉर दिल्ली। समझ गए। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको हर एक में आपको केवल वैल्यू रखनी है। क्या करेंगे, जहां पर ये GH, GK दिख रहा है, इन सब में केवल आपको वैल्यू रखनी है। और यही आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट जरूर करेंगे, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर वही है। पहला वाला मैंने इस वजह से नहीं कराया, वो आपको करने के लिए खुद दिया हुआ है। ठीक है, उनमें से आप जब सारे ऑप्शन आप चेक करेंगे ना, तो उनमें से जो आपको सही निकलेगा ना, वो आप देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि अब जब सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको 4 बार करने का मौका मिलेगा, और 4 बार करने का मौका मिलेगा तो इसी वजह से आपका थोड़ा बॉड मॉस रूल सुधरेगा। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। आर का अर्थ है जोड़ना, क्यू का मतलब है गुणा करना, एस का मतलब है घटाना, और पी का मतलब है डिवाइड करना। तो R14 R15 P, इसका मतलब क्या होगा, हमें केवल बॉड मॉस रूल से वैल्यू फाइंड करनी है। आर का मतलब है जोड़ना, तो आर की जगह हमने प्लस सिंबल लगा दिया। पी का मतलब है, पी का मतलब कहाँ है, पी का मतलब है विभाजित करना, तो हमने डिवाइड कर दिया बिल्कुल। क्यू का मतलब है गुणा करना, तो क्यू का मतलब गुणा कर दिया। और एस का मतलब है घटाना, एस का मतलब है घटा दिया। पूरा समीकरण आपके सामने आ चुका है। 3 और 15 को क्या करेंगे, जब करेंगे 5 आएगा, बिल्कुल सर 5 आएगा। 5 और 4 कितना होगा, 20 हो जाएगा। और 20 और 14 कितना होगा, 34 होगा। और माइनस करेंगे 50, क्या करेंगे, माइनस करेंगे 50, तो कितना आएगा, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन आएगा, 16 का आएगा, लेकिन वो भी माइनस का आएगा। किसका आएगा, 16 का आएगा, वो भी माइनस का आएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है 16 और माइनस का। समझ गए। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्स और वाई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। एक्स और वाई क्या है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। बाएं छोर से शुरू करके एक्स दाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है, तो दाईं छोर से शुरू करके वाई बाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। अब एक्स और वाई के ठीक बाईं ओर पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। आसान क्वेश्चन है, बस बिल्कुल उसी आसान तरीके से करेंगे, और आसान तरीके से करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। उसने क्या बोला है, एक्स और वाई उत्तर की ओर है, तो हमने ये एक्स बना लिया, ये हमने वाई बना लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है। बाएं छोर से शुरू करके एक्स दाईं ओर छठे स्थान पर है। किस स्थान पर है, छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। क्या बोल रहा है, बाएं छोर से शुरू करके एक्स कौन से स्थान पर स्थानांतरित होता है, एक्स कौन से स्थान पे स्थानांतरित होता है, छठे स्थान पे स्थानांतरित होता है। यहां हमने 6 लिख दिया। अब क्वेश्चन में अगला क्या बोल रहा है, और दाईं छोर से शुरू करके वाई छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। किस स्थान पर, छठे स्थान पर।
तो y को हमने 6 प्लेस पर लिख दिया, लेकिन इस साइड से लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही किया। अब x और y ठीक दाईं और बाईं ओर है। ठीक है, बिल्कुल दाईं बाईं बना दिए, बाईं ओर। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या पूछ दी, उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्संस पूछ दिए। टोटल नंबर ऑफ पर्संस जब भी पूछ दे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, तो 6 + 6 बराबर कितना आएगा, 12। और 12 हमारा सही आंसर केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, वो बताने की जरूरत नहीं है कहां पर है। अगला देखिए, अगला फिर उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से उसको करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। x और y उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। दाईं छोर से शुरू करते हुए x बाईं ओर 8वें स्थान पर आ जाता है और बाईं छोर से शुरू करते हुए y दाईं ओर 9वें स्थान पर आ जाता है। x और y के बीच कितने x और x y के ठीक दाईं ओर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे और उसी तरह ही हमारा सटीक आंसर निकल आएगा। उसने क्या बोला, x और y उत्तर दिशा की ओर है, तो हमने क्या किया, जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे कर दिया। x को उत्तर की ओर बना दिया, y को भी उत्तर की ओर बना दिया। दाईं ओर से शुरू करते हुए x बाईं ओर 8वें स्थान पर है। दाईं ओर से शुरू करते हुए x बाईं ओर 8वें स्थान पे है। ओ भाई, अब हमको थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला x दाईं ओर से शुरू करके, ठीक है, बाईं ओर 8वें स्थान पे है, 8वें प्लेस पे कर दिया। ठीक है, बाईं ओर से शुरू करते हुए y दाईं ओर स्थान पे है। ठीक है, y ओर से शुरू किया और ये कितने स्थान पे है, 9th स्थान पे है। x y के ठीक दाईं ओर है, y के ठीक दाईं ओर बना दिया। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, फिर वही क्वेश्चन हमारा, 9 + 8 टोटल कितना आंसर, 17। क्या 17 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा है, डी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विकल्प के साथ बदलें तो सबसे पहले कौन सा तर्क लागू होगा। ठीक है, सी को 27 से रिलेट कर दिया है, ई को किस प्रकार रिलेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। 3 का जब क्यूब करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है 27। उसी तरह ई की वैल्यू कितनी होती है, 5 का क्यूब करेंगे 125। क्या 125 सही ऑप्शन है, बिल्कुल 125 सही ऑप्शन है। समझ गए, अगला काम करेंगे। अगले में देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 769 को हमने 22 के रूप में लिखा, 374 को हमने 14 के रूप में लिखा, 856 को हम कैसे लिखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने कैसे किया, 769 को हमने कैसे लिखा, 22 के रूप में लिखा। बिल्कुल 7 + 6 + 9 बराबर 22 लिख दिया। उसी तरह 3 7 4 को हमने कितना लिखा, 14 लिखा। 3 + 7 + 14 4 बराबर कितना हुआ, 7 3 10 4 14, बिल्कुल सही ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना आंसर चेक करेंगे। अब हमारा इससे आंसर कितना आएगा, 8 + 5 + 6। ठीक है, 8 + 5 + 6 कितना आएगा, 5 5 10 11 11 और 8 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। क्या ये हमारा सही आंसर निकल रहा है, बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल रहा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में फिर से हमें डिफरेंट टर्म फाइंड करना है कि डिफरेंट टर्म कौन सा है, GM, OU, TZ और AG और DI। ठीक है, इनमें से हमें डिफरेंट टर्म फाइंड करना है और वही डिफरेंट टर्म हमारा आंसर होगा। करने की एक बार कोशिश करिए, क्या वो आपको हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे। G से जब हम M की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, +6 करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। O से U की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, +6 करते हैं।
P से Z की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, +6 करते हैं। A से G की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, +6 करते हैं। लेकिन जैसे ही हम D से I की तरफ जाते हैं तो हम +5 ही करते हैं, और DI हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, यही डिफरेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक असंगत शब्द फाइंड करना है जो विषम हो, ऑड हो। 4 ऑप्शन दिए हैं, धान, गेहूं, मक्का और मांस। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? अच्छा, धान की खेती होती है तो धान हमें मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। गेहूं की खेती होती है, मिल जाता है। मक्के की खेती होती है, मिल जाता है। और लेकिन डिफरेंट टर्म हमारा कौन सा है? डिफरेंट टर्म हमारा मांस है, क्योंकि इसको खेती करके नहीं, इसको काट के निकालते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, फूड चेन को भी तो संभालना है। ठीक है, देखते हैं। एक पासे की 3 छवियां दी गई हैं और ये इस प्रकार है, एक स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि आपको करना कैसे है, क्वेश्चन को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके ही हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्रॉस करने वाली टेक्निक ही सबसे बेस्ट टेक्निक है। जब आप कभी हमसे कोर्स पढ़ेंगे, कभी पढ़े होंगे, तो आपको जरूर ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करने को मिल जाएंगे। क्या हुआ कि हमें पूछ रहा है, पासे की छवियां दी गई हैं, एक ही स्थान पर कौन आएगा, एक ही जगह पर हम किसको ला सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कोई कॉमन मिल रहा है। हाँ, इसमें और 6 वाले में, इस वाले में और इस वाले में। देखते हैं, इनमें से 3 कॉमन मिल रहा है और 4 कॉमन मिल रहा है। बिल्कुल सर सही बात है, 3 और 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 3 और 4 कॉमन मिल रहा है तो ए के प्लेस पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए, तो ए के प्लेस पर 6। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर 3 है साथ में, 4 है साथ में, तो क्या 6 एक ही पासे में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हाँ, क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक पासे में 6 है तो दूसरे पासे में हमें उसका अपोजिट फाइंड करना है। तो एक का अपोजिट कौन हो जाएगा? एक का अपोजिट 6 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें कि ए के प्लेस पर कौन जाएगा, तो ए के प्लेस पर तो 6 चला जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट की बात कर रहा होगा तो अपोजिट में हम ए सही आंसर लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए के स्थान पर कौन है, तो ए के स्थान पर तो हम 6 आंसर लगा करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में अपोजिट की बात करेगा तो हम एक आंसर लगा देंगे। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी गई आकृतियों में उत्तम रूप से कौन सा इसको पूरा करेगा। ठीक है, पूरा कौन सा करेगा? अब इस आकृति को हम ऐसे मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल मिला सकते हैं। ऐसे मिला सकते हैं तो ये वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बिल्कुल सर गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिल्कुल सर गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या कर सकते हैं? दूसरे में इस वाली आकृति को क्या मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। क्या इस, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? इस वाली आकृति से ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर ही दिए। अब क्या ये ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कलर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कलर्ड कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको कलर्ड कर दिया, फिर हमने क्या किया? इसको ऐसे मिला दिया। जैसे ही हमने ये मिला दिया, अब हमें पॉइंट में 0 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में दी गई आकृतियों में हमें वर्ग फाइंड करना है। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आता है, ये स्कोरिंग क्वेश्चन होता है और इसको आसानी बनाते हैं हम। कैसे? 1 2 3 4, 4 ये हो गए, लेकिन इसके अंदर 4 नहीं होता, एक बड़ा वाला ये हमने काउंट नहीं किया। टोटल मिला करके इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। बिल्कुल सर सही बात है। अब देखेंगे 5 वाले टोटल कितने हैं? 5 1 5 2। हमने क्या किया? 10 लिख लिया, बिल्कुल सही किया। अब टोटल गिन लेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल लिख लिया, लिख लिया सर। अब क्या करेंगे? अब इसमें से वो निकालेंगे जो कॉमन में बनना है। जैसे एक ये कॉमन में बनना, ये तो हमने काउंट नहीं किया, बिल्कुल नहीं काउंट किया। अगला क्या है? अगला एक ये कॉमन में बनना, बिल्कुल सर हमने ये काउंट नहीं किया, बिल्कुल काउंट नहीं किया, हमने इसको 2 लिख दिया। क्या कोई और बनना है? नहीं बनना है। अगर ये लाइन से
एक ऐसे करके ऐसे कर देते तो बनने लगते और एक्स्ट्रा ज्यादा, लेकिन नहीं बन रहे हैं। तो हमारा आंसर 10, 8, 18 और 2 मिला करके टोटल कितना हुआ? 2 मिला करके केवल एक ही ऑप्शन जा रहा है 20, और यही हमारा सही आंसर निकल जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है? ध्यान देंगे कैसे। कौन सी ऐसी विषम संख्या है जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है? विषम संख्या 7 और 4 हो गई, बिल्कुल सर सही बात है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या आ गई। 4 और 2 हम मैंने 7 और 6, 7 एक विषम संख्या है, 6 बिल्कुल बाद में आ गई, 4 का कोई मतलब नहीं है। 3 और 6 एक विषम संख्या, सम संख्या का रोल निभा देगी। 7 के बाद 5 आ रहा है, दोनों विषम संख्या है, नहीं कोई मतलब रहेगा। 5 के बाद 3, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, एक ये विषम संख्या और सम संख्या का पेयर मिल गया। अब देखेंगे 4 के बाद 3 नहीं, 3 के बाद 7, 7 के बाद 6, एक ये मिल गया, 7 के बाद 2, एक ये मिल गया, ठीक है। 9 के बाद 5, 5 के बाद 4, एक ये मिल गया। अब क्या करेंगे? 3 के बाद तो डिजिट ही खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? इनमें से सबको काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? इनमें से सबको काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। या 7 किसी ऑप्शन में है? केवल एक ही ऑप्शन में है और वो हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। हम इस क्वेश्चन को रोज रखते हैं जिसमें कि ये वाले क्वेश्चन आपके इस टाइप के आ जाएं तो आप कभी गलत ना कर पाए। ठीक है, जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बॉक्स में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 1360 रुपए है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की बराबर संख्या है तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के? ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें 1 रुपए का भी सिक्का है, 5 रुपए का भी सिक्का है और 10 रुपए का भी सिक्का है। ठीक है, सभी सिक्कों की संख्या समान है तो बॉक्स में कुल कितने सिक्कों की संख्या है? ध्यान दीजिएगा। एक को 1 रुपए मान लिए, 5 को 5 रुपए मान लिए, 10 को 10 रुपए मान लिए। टोटल कितना हो गया? टोटल हमें दिया हुआ है 1360। कितना दिया हुआ है? 1360। अब क्या करेंगे? बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल सही आ गई, बिल्कुल सर सही आ गई। अब इनको ऐड कर लेंगे। 15 एक 16, 16 रुपए। 16 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई? 1360। ठीक है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी है आ जाएगी? ठीक है, रुपए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू, रुपए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1360 अपॉन 16। जब इसको 2 से कट करेंगे, 4 से कट करते हैं, चलिए 4 4 16, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बिल्कुल 4 से फिर चला जाएगा, 4 1 जा 4, 85, बिल्कुल 85। क्या 85 हमारा ऑप्शन में है? बिल्कुल है, लेकिन आंसर सही निकलेगा? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं इसका सही निकलेगा नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा अगर हम इसको टिक मार देंगे। कैसे? क्योंकि उसने बोल दिया है सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या बराबर है। तो अगर 85 निकला है तो 85, 1 रुपए भी 85 होगा, 5 रुपए भी 85 होगा और 10 रुपए भी 85 होगा। इसलिए तीनों की संख्या समान है, 3 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 255। 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24 और एक कैरी जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 255। 255 अच्छा आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्क्रीन पर दी गई श्रृंखला को असंगत छवि को फाइंड करना है। असंगत छवि को हमको फाइंड करना है। ठीक है, असंगत छवि कौन कौन सी है उसको ध्यान देंगे। P, जैसे हमारे सामने P दिया हुआ है, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू 14 कितनी है? और X की वैल्यू कितनी है? 24। P की वैल्यू कितनी है? 14, X की वैल्यू 24। हम यहाँ लिख लेंगे P प्लस X
p प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, p है 14 प्लस 24, ठीक है, 4 4 8 2 1 3 38। क्या हमारा 38 आ रहा है? बिल्कुल सर, सही आंसर है 38। उसी तरह हम z प्लस डी को करेंगे। z की वैल्यू कितनी है 26 और प्लस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है 30। क्या हमारा 30 आ रहा है 30, लेकिन ये क्या, इसमें तो हम 28 लाना है, इसमें तो -2 किया गया है तभी हमारा 28 आया। बिल्कुल। अब अगले में हम देखेंगे, अगले में अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहे हैं तो हमें ये पैटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे अगले में, u प्लस के, u प्लस के, u की वैल्यू कितनी है आपको पता ही है 20, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 11 है। कैसे, j के बाद k आता है तो j की वैल्यू 10 है, तो एक k की वैल्यू कितनी हुई 11 हुई। 11 को कैसे ही करेंगे हम, 31 और 31 आया, कितना आया 31 आया, और 31 में जैसे ही हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, ओ भाई साहब मैंने क्या गलत कर दिया, 31 कैसे आया, 31 नहीं भाई साहब, यहाँ पे 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा, u की वैल्यू कितनी होती है 21 होती है, 21 प्लस k की वैल्यू कितनी होती है 11, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 आएगा 32, 32 में 2 माइनस किया तो कितना आया 30 आया। तो मतलब हमारा ये लॉजिक ही लग रहा है और ये लॉजिक ही लग रहा है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम निकल आए। वो अगला ऑप्शन भी चेक नहीं करना है क्योंकि ये हमको गलत ऑलरेडी पहले मिल चुका है। ये क्या मिल चुका है, रॉन्ग मिल चुका है, तो रॉन्ग मिल चुका है तो यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा। उसने पूछा है ना असंगत छवि, तो ए का ऑप्शन डी हो जाएगा। बस इतने को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 में हमारा सही लॉजिक लगा, 1 में हमारा गलत लॉजिक लग रहा है, तो 2 सही लॉजिक वाला गलत निकला, तो इसकी वजह से हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। गलत वर्ड को फाइंड करना है कि क्या गलत वर्ड इनमें से कौन सा है, और बिल्कुल सही तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 12 84 92 640 4564। ठीक है, क्या करेंगे, हमने बिल्कुल कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। 12 का मल्टीप्लाई हमने जब किया 7 से तो हमें क्या पता चला 84, क्या पता चला 84। अब अगला देखते हैं, अब अगले में क्या लॉजिक लगाते हैं। मैंने क्या किया 92 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, क्या कर दिया 7 से, ओ लेकिन ये क्या, यहाँ तो 644 आएगा, क्या आएगा 644 आएगा, और 644 से हमें वैल्यू जो निकल रही है वो तो ये निकल रही है, लेकिन हमने थोड़ा एक गड़बड़ कर दिया था, 652 से 4564। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 644 आया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगले वाले में देख सकते हैं क्या ये 7 से मल्टीप्लाई करने में हो रहा है। 7 2 जा 4, बिल्कुल सही बात है, 1 कैरी आएगा। 7 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35, और 6 3 कैरी आएगा। 7 6 जा 42, और 3 कैरी जोड़ देंगे 45। तो ये तो बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है हमारा, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो गलत टर्म कौन सा हो जाएगा 640, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बिल्कुल हमारा 640 हो जाएगा। समझ गए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस कथन में से डिफरेंट टर्म को फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में दिखाए गए संबंध क्या सही है, आर से आई की ओर और आई से आर की ओर, इनमें से कौन सा उपयुक्त विकल्प सही है। ठीक है, जब आर से आई की तरफ देखते हैं या आई से आर की तरफ, ठीक है, क्या होता है, ये आई है, आई एस टी, टी से अब देखिएगा, टी से जैसे ही ओ की तरफ जाएंगे
आर बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सर्किट जो है ना ये और ये क्लोज हो गया। क्या हुआ, सर्किट क्लोज हो गया। जब सर्किट क्लोज हो गया तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत निकल जाए। बिल्कुल सही बात है। अगले में आई है और आर है। आई से आर की तरफ जाएंगे, किधर की तरफ जाएंगे, आई से आर की तरफ जाएंगे, तब भी हमारा क्या होगा, आई से आर की तरफ जा रहे हैं, आई से आर की तरफ जा रहे हैं, ई ओ आर। ठीक है, जब आर से आई की तरफ आए लेकिन इधर भी आए तो दोनों तरफ हमको सर्किट क्या मिला, क्लोज मिला। क्लोज मिला तो ये ना तो फर्स्ट होगा और ना ही सेकंड होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। क्यों, सी को हम लिख सकते थे लेकिन सी जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए यही हमारा सही आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आकृतियों को है, कैसे हमारी आकृति किधर से किधर गई है। अच्छा, हमने देखा ये जो पिरामिड टाइप का बना हुआ है, आधा गोला टाइप का, जब हमने इसको 90 डिग्री किया तो इधर आएगा और 45 इधर और कर दिया, तो 45 कर दिया तो हमें ये वाली सिंबल मिल जाएगी 90 + 45। अगले में क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये 90 और 45 घटा देंगे तो बिल्कुल हमारा ये तो सिंबल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बचेगा बी और बी ही हमारा सही आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन 4 है हमारे पास, बिल्कुल क्या है, ऑप्शन 4 है 1937, 1939 और 1944 और 1932। अब इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन हमारा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे या मैं ही बता दूं, जल्दी बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्राउन जो रिप्रेजेंटेटिव थे, क्राउन जो रिप्रेजेंटेटिव पुलिस थी, पुलिस के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन जब केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो सीआरपीएफ होता है, क्या होता है, सीआरपीएफ होता है, जैसे ही वो अस्तित्व में आया तो इन सब का काम खत्म हो गया। और सीआरपीएफ अस्तित्व में कब आया, 28 दिसंबर को अस्तित्व में आया सीआरपीएफ। और जो बिल्कुल 28 दिसंबर को अस्तित्व में आया, और क्या हुआ कि जैसे ही सीआरपीएफ अस्तित्व में आया तो इसका वर्ष खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, आरएमएसए कार्यक्रम कब शुरू हुआ, आरएमएसए कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2009 में। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, 2009 में हो जाएगा। आरएसएमए का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और ये 2009 में आया। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत पारसियों की जनसंख्या गिरावट को रोकने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। पारसी लोग कम हो रहे थे तो उनकी संख्या को कम करने के लिए कौन सी योजना लाई गई, जियो पारसी। कौन सी योजना लाई गई, जियो पारसी। इसमें उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कानून। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन को वर्ष स्थापित किया जाएगा, किस वर्ष स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें लगता है कि इसका आंसर 1992 होगा। ये 19 फ़रवरी को स्टार्ट किया गया था। किस कब स्टार्ट किया था, 19 फ़रवरी को स्टार्ट किया गया था, 1992 में स्थापित किया गया था। और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग फिर अगले दिन कल मिलते हैं, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, और कितने क्वेश्चन आपने गलत वाले सही करके अपनी कॉपी में नोट किए थे। यही सब आपको करना है और यही सब आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, एक चीज और,
जैसे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं वैसे ही आप और सब चीज़ों पे भी फोकस करते रहिए। और हमारी यूट्यूब चैनल पे डेली एक रील अपलोड की जाती है जिसमें आपको यूपीएसआई से रिलेटेड एक डेली टारगेट दिया जाता है। उस डेली टारगेट को आप जरूर देखें और उसी टारगेट के हिसाब से आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर उसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पेपर में जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आप देखेंगे कि हाँ, अगर मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया था तो वो कितना अच्छा था। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल किताबों से ही पढ़ना है। जैसे लूसेंट हो गई, लूसेंट से पढ़ना है। पिनाकल आती है, पिनाकल से ही पढ़ लीजिएगा। कहीं कहीं किसी के पास ब्रह्मास्त्र होगी, ब्रह्मास्त्र से पढ़ लीजिएगा। बुक के क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जैसे किसी भी टीचर का बुक ले लीजिएगा आप, ठीक है, मैथ का, तो उससे आपको क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग के लिए एक मास्टर रीजनिंग बुक आती है, उसकी आप बुक ले लीजिए। उसमें 3-4 एक्सरसाइज होती हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। आप उसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको आप डेली क्वेश्चन बनाइए, या कोई और दूसरी बुक ले लीजिए, दूसरी बुक से क्वेश्चन बनाइए। और ऐसे ही आप जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे आसान होती जाएगी लाइफ, और एक दिन पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं और इसी साथ हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।